सो गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए, हर दिन की बात ही हम फिर से आ गए हैं अपना चैलेंज पूरा करने। तो आज चैलेंज डे है 59 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 23 मिनट्स। तो चलिए, चैलेंज टफ है और हम इसे पूरा करते हैं। ओके, सो कैसे हैं? टुडे रनिंग चैलेंज ओवर, डे 59, टाइम 1 आवर 23 मिनट्स। सो काफ़ी क्या कहते हैं, चैलेंज भरा था। चैलेंज लिया है तो चैलेंज ही कहेंगे इसे, दूसरे शब्द से क्या संबोधन करें। तो चैलेंज काफ़ी कठिन रहा क्योंकि मौसम देख सकते हैं, पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है और काफ़ी उमस भरा है और पटना में काफ़ी अच्छे से गर्मी कर रहा है। और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आप धूप में कहीं इजी वे से रनिंग कर सकते हैं, आप बजाय उमस भरा मौसम से। ओके, यानी शांत हवा ना चले और उमस यानी गर्मी अपने चरम सीमा पर है। तो चलिए, फिर भी डे बाय डे आपका देख सकते हैं हमने शुरू कहाँ से किया था और आज कहीं ना कहीं चैलेंज के लास्ट डे की तरफ अग्रसर हैं, बढ़ चुके हैं और इसे जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। और चलिए, आप सभी लोगों का कमेंट से मुझे काफ़ी उत्साहित मिलता है, खुशी में होती है और आप ही लोग का कमेंट के कारण, प्रोत्साहन देने के कारण मैं डेली ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ। ओके, तो अगर आप लोग का साथ ना मिले तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता आदमी और कहीं ना कहीं बीच में ही आपको चैलेंज छूट जाता। क्योंकि अभी ही ले लीजिए, चैलेंज लास्ट का कुछ मिनट लगता है कि चलो छोड़ते हैं, काफ़ी दौड़ लिया। तो यही है कि हर कोई तो लाइफ में रेस लगाता है सफल होने के लिए, पर क्यों कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और उसमें से भी केवल मात्र 1% लोग ही वो लेवल टच कर पाते हैं जो सभी लोग सपना देखते हैं कि अच्छा घर, गाड़ी, मकान तो ये सभी का बेसिक नीड्स होता है, ड्रीम्स होता है। पर आप भी जानते हैं सभी को ये ड्रीम्स फुलफिल होता नहीं है और कितने ड्रीम्स लेके आते हैं और चले जाते हैं। तो वही लास्ट मोमेंट में वही है कि आप जितना मेहनत, हम लोग जितना उत्साहित होकर कोई शुरू काम करते हैं, वो लास्ट तक जाते जाते आपका वो उत्साहित ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लंबे समय तक कहीं न कहीं असफलता दिखती है और असफलता मिलने के कारण, उतना रिजल्ट ना आ जाने के कारण हम दूसरों को देखकर खुद को जज कर लेते हैं और अंततः कहीं न कहीं हमारा एक असफलता का कारण बनता है। सपोज दैट आप एक स्टूडेंट है, सबसे पहले ले लीजिए आपका, जैसा कि हाल फिलहाल में न्यूज़ चल रहा है, नीट एस्पिरेंट के ले लीजिए। जो नीट का जो रैंकर है, जो 67 विद्यार्थी ने टॉप किया है, अब वो उनके ऊपर है। और क्या सच में वो सभी मेहनत करके किए हैं या जैसा कि धांधली का आरोप भी आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये तो जांच का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसका अच्छे से सुनवाई कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आ जाएगा कि क्या हुआ। ओके, पर ऐसा अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो 67 विद्यार्थी, आप टॉप यानी जितना अंक का पेपर होता है उतना ही अंक का पेपर ला दिए और कुछ हो सके उनसे भी तेज हो पढ़ाई में और वो कहीं न कहीं स्कोर करने से पीछे रह गए। तो क्या लगता है, अगर वो सेकंड बार, थर्ड बार, और ख़ासकर गार्जियन का प्रेशर रहता है, क्योंकि गार्जियन का सिंपल सा काम है, क्योंकि गार्जियन का काम है बच्चों का रास्ता दिखाना और उन्हें बोलना कि चलो जल्द से जल्द सफल हो जाओ। पर जो असल मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो तो गार्जियन फेस नहीं करते हैं,
क्योंकि गार्जियन का मतलब होता है रिजल्ट, और उनको मतलब होता है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और आप तुमको रिजल्ट देना है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से आपने देखा कि फॉर्म 27-28 लाख का फॉर्म भरा रहा है और मेडिकल का सीट आपका 1 लाख प्लस भी नहीं है। ओके, तो कहीं न कहीं ये क्या लगता है, उतने लाख स्टूडेंट फार्म भर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं लाखों में, और आपका रिजल्ट का परसेंटेज वाइज निकाला जाए तो कहीं न कहीं आपका एक सीट पे 27-30 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो यानी मान लीजिए आप एक एक सीट में 27-30 विद्यार्थी है और 27-30 विद्यार्थी है, तो मान लीजिए एक सीट पे 2-2 विद्यार्थी स्कोर कर दिए। मान लीजिए 30 विद्यार्थी में तो एन है कि 30, मान लीजिए एक ही विद्यार्थी पढ़ रहा है और जो 28-29 विद्यार्थी हैं वो केवल या तो अपने समय बर्बाद कर रहे हैं या जो भी यूथ में होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसके चक्कर में है। तो ऐसा नहीं होता है, सभी अपने करियर को लेकर सीरियस रहते हैं और कहीं कहीं वो भी जानते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है क्योंकि 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट नहीं निकलता है, तो कहीं कहीं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके साथी जो सहपाठी होते हैं, कलिंग होते हैं, वो आगे निकल चुके होते हैं और वो कॉलेज में जाकर कहीं कहीं MBBS अपना क्वालिफाई भी कर लेते हैं और MBBS का क्वालिफाई करने के बाद ये जो बच्चे जाते हैं जो बाकी, तो पता चल रहा है 4 साल 5 साल 6 साल आप अटेम्प्ट ही दे रहे हैं, तो डिप्रेशन का मेन कारण बनता है। और कई सूचना आई कि आपका स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी लड़का इतना कमज़ोर नहीं होता है और इतना काफ़ी प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तभी कहीं न कहीं ये स्टेप उठाना पड़ता है। और जो भी बच्चे सुसाइड किए हैं तो उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कहीं न कहीं पढ़ने में तो अच्छे होंगे पर वो स्कोर नहीं कर पाए, और हो सके रिजल्ट में अगर धांधली का शिकायत आ जाए तो एक काफ़ी चिंता का विषय है। ओके, और ऐसा हर एग्ज़ाम में होते जा रहा है, तो क्या लगता है अगर ऐसा ही चला तो जो भी यूथ है जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इसे अच्छे वे से तो नहीं लेंगे, और क्योंकि डेली स्टूडेंट हर साल आपका स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और जो वैकेंसी है जो सीटें हैं वो हर साल घटती जा रही है, क्योंकि मान लीजिए एक गवर्नमेंट जॉब ही लग गया तो क्या लगता है वो तो 60 साल बाद ही रिटायर होगा, तो ऐसा और 60 साल तक जाते जाते तो सीटें कहीं न कहीं आपको जैसे कि मंत्रियों का आपको पद ले लीजिए तो इतने साल हो गए, तो कहीं न कहीं एक 10 लाख की जनसंख्या में एक विधानसभा मतलब एक प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनका बात जाके लोकसभा में रखता है। तो इसका तो परिसीमन होने वाला है, 2026 में डेट था और 729 पद हो जाएंगे आने वाले समय में। लोकसभा का 729 पदों में चुनाव होगा, तो 1 इलेक्शन आपका आ जाएगा, तो समझ सकते हैं कि जब राजनेताओं का पोस्ट बढ़ सकता है तो जो स्टूडेंट का जो यूथ का जो जॉब है इसका पोस्ट बढ़ने के बजाय घटते जा रहा है, तो क्या लगता है ये चिंता के विषय है या ऐसा ही चलते रहना चाहिए? ये आप ज़रूर सोच के बताइएगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ये तो मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है और आप अपने व्यक्तिगत विचार आप ज़रूर बताइएगा कि जो जॉब है क्या बढ़ रहा है हर साल की भांति या हर साल की भांति उसका घटते जा रहा है। तो जब जॉब घटती जा रही है, सीटें घटती जा रही है और हर साल
लोगों की जो यूथ की है संख्या बढ़ती जा रही है, तो कैसे पूरा होगा? तो इतनी बेरोज़गारी तो बढ़ती ही जाएगी ना। तो बीच में आपने देखा होगा कई बयान आए, पकौड़े तलिए, चाय बेचिए, तो ये तो सेल्फ एज ए सेल्फ मान लीजिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एज ए साइड इनकम के लिए कोई कर सकता है, लेकिन फुल टाइम पकौड़ा बिजनेस तो नहीं होगा। और सभी लोग पकौड़ा बेचने लग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, खरीदने वाला भी तो चाहिए। हर गली में पकौड़ा वाला मिल जाए तो क्या लगता है, हो सके तो उनका जो इन्वेस्ट किए हैं, जो इतना पैसे लगाए हैं, वो उतना भी ना निकल पाए और कहीं न कहीं वो घाटे में जाके और वो पीछे हट जाएंगे और असफलता ही उनके लगेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कई स्टार्टअप इंडिया में शुरू हुए, क्या लगता है सभी स्टार्टअप चल पाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा फंडेड ही नहीं किया जाता है। इसके लिए इंडिया में दूसरे देश में चल जाइए, इजराइल को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, या जो भी वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको सरकार खुद फंड करती है और केवल आपका आइडिया बेस्ट होना चाहिए और आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आपको वो सक्सेसफुल हो जाता है तो सरकार उसमें पैसा लगाती है, या कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका आइडिया बेहतर है तो जाकर वहाँ पे आसानी से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। केवल उनको, मैंने बोला, आइडिया उनको बेहतर लगना चाहिए, ओके। और सफल हो गए तो उनको आप बेच सकते हैं, उनका कुछ कंपनी का हिस्सा दे सकते हैं, या असफल हुए तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से प्रयास करें। और हमारे यहाँ स्टार्टअप आप खुद के पैसे से शुरू कीजिए। असफल हो गए तो कोई बात नहीं, और सफल हो भी गए तो उसको आगे ले जाने में काफ़ी सरकारी नीतियों का कहे, यानी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जो स्टार्टअप जो शुरू करना भी चाहते हैं, इतना चुनौतियाँ आ जाती है कि सबसे पहले तो सपोर्ट काफ़ी कम मिलता है, और सपोर्ट में काफ़ी कम मिलेगा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो पैसे अर्न करते हैं, ज़्यादा कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं, तो लोग उनको केवल ऐसे निगाहों से देखते हैं कि लगते हैं कि वो कहीं न कहीं समाज से काफ़ी अलग है, ओके, कि कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर आप मान लीजिए अब स्टूडेंट है और आने वाले समय में 10-20 सालों में अच्छे खासे आप पैसा अर्न कर लिए, समाज में एक अच्छा जगह हासिल कर लिए, तो आपको लोग अच्छे निगाहों से देखेंगे नहीं। जैसे क्या लगता है, कितने लोग अंबानी को, अडानी को कितने लोग पसंद करते हैं? मात्र कुछ लोग, और अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनका पैसा आपको लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। तो क्या लगता है, ये कोई सॉल्यूशन है कि अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाएगा तो क्या गरीब अचानक अमीर हो जाएंगे? सपोज दैट कोई भी आप मान लीजिए गरीब का खाता में 15 लाख आप डाल दीजिए, उनके पास तो कोई आइडिया ही नहीं है ना, तो 15 लाख वो कितने दिन तक खाएंगे? ना ही कोई आइडिया है, ना ही कोई स्टार्टअप जानते हैं। और ऐसा होगा तो अधिकतर, और क्योंकि और आएंगे और साइबर फ्रॉड होंगे, और इसका कई जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि पैसा ना रहते हुए भी किसानों को टारगेट किया जाता है और उनसे लूटा जाता है। तो वही है कि कम से कम आपके पास स्किल्स उतना होना चाहिए कि एक मान लीजिए एक जो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है व्यक्ति, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति के 10,000 दे दिया जाए या 1 लाख दे दिया जाए, और अनपढ़ व्यक्ति को भी 1 लाख दे दिया जाए, तो क्या लगता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे 1 लाख से आने वाले समय में हो सके तो 10 लाख बना सकता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति उसे 1 लाख से वो कभी नहीं, हाँ संभव हो सकता है लाखों में एक हो, वो कहीं न कहीं उस पैसे को 1 लाख से 90,000 होगा, 90,000 से 50,000, 10,000, यानी खर्चा होते जाएगा और एक समय उसके पास जीरो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मान लीजिए सभी को पैसा दे दिया जाए, दे और पैसा देकर चाहे कि इंडिया का जो भी है जीवन स्तर, जो लोग का जीवन स्तर है ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है।
पैसा कितना भी बांट ले, कहीं न कहीं इससे इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित होगा और आपको इंडिया का जो 2047 तक का आपका विकसित भारत का सपना है, वो कहीं न कहीं पीछे या पूरा होते नज़र नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो 50% लोगों को शहरीकरण करना होगा। यानी जितने भी आबादी है इंडिया में, उसका 50% लोगों को मतलब शहरीकरण करना होगा। तो ये नहीं है कि आपको लोगों को उठाकर आपको ले जाइए मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में ले जाकर बसा दीजिए। सिंपल मतलब है कि 50% ऐसे लोगों को ये फील दिलाइए कि वो सिटी ही है। यानी 50% लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे नाली हो, रहने का सुविधा हो, पानी की सुविधा हो। यानी हर एक चीज़ ऐसे शहर में क्या होता है, हर एक फैसिलिटी आपको अच्छे से दिया जाता है। पढ़ने की सुविधा हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, यहाँ तक कि काम करने की भी सुविधा हो। ओके, तो इसके विकास के लिए आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था कि इतना बिलियन आपको खर्चा करना पड़ेगा। ओके, बिलियन मेरा कहने का मतलब आप जरूर जाके गूगल कर सकते हैं। तो इसलिए जैसा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहती है, सोचती है कि पैसे बांटकर मैं लोगों की गरीबी दूर कर दूँ, तो हमारा भी हाल होगा किसके जैसा, जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा तेल का भंडारण कहाँ पाया जाता है, क्या आपको ये पता है? नहीं। तो चलिए, नहीं पता है तो मैंने पिछले कई सेशन में बता दिया है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा भंडारण मतलब तेल का भंडारण वहाँ पाया गया है। और वहाँ पर मैंने बता दिया ग्लेशियर भी, जो लास्ट ग्लेशियर था वो भी पिघल चुका है। ये आपका दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर में देश है। आप इसे ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि हर बात मैं हमेशा नहीं बताने वाला हूँ। ओके, तो इसलिए आप जो भी सरकार आए, जो भी चुने, जो प्रोग्रेसिव विचार को हो, वैसे सरकार को आप चुने। क्योंकि कोई भी देश के विकास के लिए एक स्थिर गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। अब स्थिर गवर्नमेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसका मेन लॉजिक क्या है? तो आपने देखा होगा कि चुनाव से यानी कुछ दिन पहले चुनाव का लगभग 5 या 6 लगभग 2 चरण का मतदान बाकी था। उससे पहले मोदी जी या अमित शाह को ले लीजिए, उन्होंने रैली में या एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि इस बार 400 पार, और इस बार शेयर मार्केट के जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शेयर मार्केट बूम पे जाएगा। और लोगों ने काफ़ी अच्छे से, जिस तरह से 2014-2019 में जो आपका सेंसेक्स निफ्टी 50 आपका 2627 पे था, 2700 पे था, वो आज 7200-7600 पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये 2014 से अब 2019 और 2024 के बीच जिन्होंने पैसा बनाया, कई गुना यानी 3 टाइम्स पैसा बना लिया। तो यानी देखा गया कि जब एनडीए गवर्नमेंट आती है तब तक जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी अच्छे शांति से अपना पैसा मतलब समझते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट यानी मेरा पैसा सेफ है, और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब जो आपका कांग्रेस कहिए और अभी के जो है इंडिया अलायंस, तब सरकार आएगी, तब तक देखा गया है कि आपका मार्केट से पैसा निकाला गया है। तो लोगों ने इसे काफ़ी पॉजिटिव लिया, और मैंने बताया कि शेयर मार्केट आपका एग्जिट पोल आने से पहले ही जैसे ही मार्केट खुला आपका बूम पे चला गया, यानी 76,400 कुछ ऐसा सेंसेक्स चढ़ा गया, जो कि सबसे टॉप पे था आज तक का। लेकिन जैसे रिजल्ट खुलता गया 4 तारीख के ऐसा मार्केट रिटर्न लिया। लोगों ने ऐसा देखना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने 400 पार कहा था, और इस बार पता नहीं, क्योंकि दोनों का टक्कर लगभग आसपास में था,
जो कांग्रेस 235 जो दिखा रही थी और वही 232 230 कांग्रेस यानी इंडिया चल रही थी, इंडिया अलायंस, और इंडिया आपका 292 93 ऐसा चल रहा था। तो जो इन्वेस्टर है उनको डर लग गया कि कहीं आपका जो मोदी गवर्नमेंट नहीं आई तो एक स्टेबल सरकार नहीं हो पाएगी, और उन लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया और एक ही दिन में 48 लाख आपका मार्केट से पैसा निकाल दिया गया और मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आ गई। लेकिन फिर से 7 तारीख को आपका उन्होंने मोदी जी ने अपना जो हमारे राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बोला और ट्वीट भी किया है, अगर आपने जाकर ट्विटर पर देखे होंगे, कि आप सरकार बनाइए, और सभी को जब समर्थन मिल गया कि अब निश्चित हो गया कि एनडीए की सरकार ही आने वाली है, तो फिर से मार्केट बूम पे पकड़ ली और 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट इस बार फिर से रिकवर कर लिया। और अभी जो पिछला जो सबसे सेंसेक्स हाईएस्ट पे था 770 लगभग 76 हज़ार कुछ, यानी 7600 कुछ, ओके, लेकिन अभी 7600 से पार आपका सेंसेक्स चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट है, और मार्केट में इन्वेस्टर चाहते हैं कि जो भी है एक सिक्योर गवर्नमेंट होना चाहिए। और जो इंडिया शेयर मार्केट है पहले 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बन चुका था, अब 5 ट्रिलियन प्लस उसमें मार्केट आपका इंडिया का शेयर मार्केट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का शेयर मार्केट में कितना पैसा है, यानी जितना इंडिया का जीडीपी भी नहीं है उतना इंडिया का शेयर मार्केट में पैसा है लगाए हैं। तो चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एफडीआई भी आएगा भर भर के, और इंडिया गवर्नमेंट 9 तारीख को शपथ ले रही है, प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ लेंगे और फिर से अपना काम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और जो भी नीतियाँ है, जो भी उनका सपना है 2047 तक है फॉलो करना, विकसित भारत बनाना, वो अपना सपना को फिर से जिस तरह से पिछली भारत सरकार की तरह काम कर रहे हैं उस तरह से अगर काम कर रहेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, जो जिसमें लगभग पूरे जीडीपी का आपका 22-23% से ऊपर आपका वहाँ पे खर्चा किया जाता है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं कहीं आपका जो भी है सीमेंट हो, छड़ हो, गिट्टी हो, बालू हो, जो भी लगता है, इसका कहीं कहीं अगर ऐसा ही विकास करना है, अमेरिका जैसे रोड का निर्माण करना है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देना ही पड़ेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दे रही सरकार, तो आप जानते हैं पैसा कहाँ लगाना है। और ये कोई सुझाव नहीं है, आप जब भी मार्केट में पैसा लगाएं तो मार्केट तो अपनी जगह चलती रहेगी, अप डाउन होती रहेगी। ऐसा नहीं, अगर आप केवल न्यूज़ सुनने के बिहाफ पे या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के बिहाफ पे अगर अपना पैसा डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अभी के समय में तो कोई भी चीज़ का जानना पढ़ना आसानी हो चुका है। अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है, आप कोई चैट जीटीपी का यूज कर लीजिए, बिंग का यूज कर लीजिए। यानी अब तो सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, यानी कहीं पे भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए और सर्च कीजिए, क्योंकि चैट जीटीपी का अगर आप यूज करते हैं तो आपका एक ही बार में सटीक आंसर देता है। आपका ये नहीं है कि आपको गूगल जैसा हज़ारों आंसर आएगा और उसमें से आपको जो मेन होता है उसमें खोजना पड़ता है। ओके, सो फिर भी जो ही है आपका, अगर शेयर मार्केट से अगर आप पैसा बनाते हैं तो अच्छी बात है, या अगर लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और पैसा इन्वेस्ट हमेशा करते जाइए, क्योंकि मैंने बताया था जो रजन गुलाटी जी हैं, जो चैटवाइज का जो को फाउंडर हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ हूँ। तो जब
मेटा का यानी फेसबुक लॉन्च किया है, तो अभी उसका आईपीओ लॉन्च किया था, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जब आप मार्केट में जब आप रजिस्टर होना चाहते हैं, कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो आईपीओ के रूप में आती है, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बोला जाता है। और अगर आईपीओ आप लेते हैं तो कहीं न कहीं जितना ही कंपनी ग्रोथ करेगी उतना ही आपका शेयर बढ़ेगा। और ऐसे करके इंग्लैंड में एक है कि आपका लगभग लगभग आप सर्च कर लीजिएगा कि आप एक मतलब एक कैप की तरह होता है कि मान लीजिए आप एक फंड होता है कि उस फंड में इतना इन्वेस्ट कर लीजिएगा और उस फंड में उतना इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिएगा, अब वो कितना भी परसेंट बढ़ जाए, ओके, 1000 गुना, 2000 गुना, 3000 गुना, कितना भी परसेंट वो रिटर्न देते, उसको सरकार उसमें 0% टैक्स लेगी, यानी सरकार उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी बेनिफिट्स होता है इंग्लैंड में या वेस्टर्न देश में जाइएगा तो वहाँ पे बेनिफिट्स काफ़ी मिलता है टैक्स को लेकर। और टैक्स हेवन के रूप में तो आपका है ही, आपका स्विट्ज़रलैंड से लेकर आपका दुबई है, वहाँ पे टैक्स से मतलब है नहीं, उनका केवल है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, ओके। तो टैक्स हेवन के रूप में अगर आप कहीं न कहीं देखते होंगे अधिकतर जो पैसा अर्न करके दुबई चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी अच्छा मिलता है, हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से, ना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया में क्या मिलता है, इतना भारी टैक्स देने के बाद भी आपको हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है जो अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं। तो ये काफ़ी सोचने की बात है और कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इसमें हर एक फील्ड में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर विकसित भारत बनना है तो केवल कहने से नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। और कहीं न कहीं एनडीए गवर्नमेंट इसमें अग्रसर है और सबसे पहले विकसित भारत बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ज़रूरी है, जो कि बखूबी इंडिया गवर्नमेंट करती है। क्योंकि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दी, क्योंकि जिस समय अगर कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ना के बराबर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता था और जिस कारण से इतना इंडिया पीछे रहा, ओके। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में कुछ ही 2025 शायद यानी 4 से 5 सालों में आपका अमेरिका जैसा रोड हो जाएंगे, जहाँ पे आपका बखूबी हर एक गाड़ी, आपका जो भी सामान इधर से उधर है, आपका बहुत ही आसानी से इजी वे से पहुँच पाएगा, ओके। और आपने देखा होगा कि रेलवे का डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिया गया है, जहाँ पे केवल मालगाड़ी ही इधर से उधर सामान ले जाएगी, क्योंकि मालगाड़ी जो आपका पैसेंजर गाड़ियाँ है उसके कारण मालगाड़ी को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी आ जाती है तो मालगाड़ी को काफ़ी देर तक रोका जाता है, तो कहीं कहीं चिंता का विषय है, ओके। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा, आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा दूसरों को देख कर ना लीजिए, क्योंकि आपका एबिलिटी अलग है, आपका शरीर अलग है, तो आप कैसे दूसरों को देखकर उसके एबिलिटी में अपना एबिलिटी ढूंढ रहे हैं या तलाश कर रहे हैं। कोई मान लीजिए 6 महीने या साल भर में या 2 साल में लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो आप उसके देखकर दूसरों को देखकर कि उसने 6 महीने में तो 1 लाख रुपए अर्न करना शुरू कर दिया था, या 2 साल में या 5 साल में 1 लाख अर्न करना शुरू कर दिया था, तो मैं भी 5 साल में अर्न करना शुरू कर दूंगा 1 लाख रुपए प्रति महीने। तो आप तो उसके एबिलिटी को देखकर, यानी उसका ड्रीम्स आप अपना ड्रीम्स बना लिए पहली बार, ठीक है, आप उसका ड्रीम्स आप अपना ड्रीम बनाइए, अच्छी बात है। पर क्या लगता है जिस तरह से वो काम किया होगा, जिस तरह का वो शारीरिक मेहनत किया होगा, क्या सेम आप उतना एफर्ट आप दे पाएंगे, या जिस तरह से उसका दिमाग है क्या उसका सेम दिमाग आपके दिमाग, यानी दोनों एक ही साथ काम करेगा, यानी दोनों एक ही जैसा काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आप दूसरों का ड्रीम्स देखकर उनका ड्रीम्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो समय पीरियड है, जो काम करने का तरीका है,
बेसिकली समय पीरियड का बात कर लिया जाए, काम करने का तरीका है, तो कहीं न कहीं आप दूसरे वे से भी काम करके आपको सफलता मिल सकती है। तो अब ले लीजिए, अब मान लीजिए वो 2 साल में कोई 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा है, ओके। तो 2 साल में वो 1 लाख तक पहुँचा है। हो सके आपके पास उससे बेहतर एबिलिटी हो, आप हो सके साल भर या 1.5 साल में आप 1 लाख प्रति मंथ अर्न करने लगे। पर अगर इस माइंडसेट को से लेके चलिएगा कि जो माइंडसेट है आपका कि अगर वो 2 साल में अर्न कर रहे हैं, तो मैं भी 2 साल में कहीं न कहीं 1 लाख रुपए अर्न कर लूँगा। तो अगर इस माइंडसेट से आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो आप हो सके तो 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में भी 1 लाख रुपए अर्न नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपने उसका ड्रीम्स, उसका हर एक चीज़ फ़ॉलो करना शुरू किया। जब कि आपका खुद का एबिलिटी आप नहीं जाने और अपना एबिलिटी छोड़कर आप केवल दूसरों को कॉपी करना शुरू करके, कॉपी करते-करते आप खुद कॉपी हो गए और आप साइड निकल गए, ओके। तो आप खुद से अपना एबिलिटी पहचानिए और डेडिकेटेड उस ड्रीम के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, बल्कि किसी को कॉपी करने के बजाय, ओके। अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए, ठीक है। कोई मान लीजिए सामने वाला 10 घंटे काम कर रहा है, तो हो सके आप 5 ही घंटे में 10 घंटे के बराबर उससे बेहतर काम कर जाए, या सामने वाला 10 घंटा काम कर रहा है, हो सके आप 15 घंटे में उतना काम कर सके, ओके। तो हो सके आप उससे बेहतर एबिलिटी उसके आपके पास हो, आपसे बेहतर एबिलिटी उसके पास हो, तो आप सेम एबिलिटी कभी नहीं ले सकते। शरीर आपका अलग है, दिमाग आपका अलग है, केवल ड्रीम आपका सेम है, तो समय भी अलग-अलग लगेगा, ओके। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और चलिए, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। सपने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं और सपने आज ही पूरा हो जाए ये कहना गलत बात है, लेकिन सपना एक दिन ज़रूर पूरा होता है। केवल आप उसे अपने यादों में रखिए, अपने बातों में रखिए, अपनी जुबान पे रखिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इतने दिनों में करना है। एक उसे टाइम लिमिट दीजिए, ठीक है। टाइम लिमिट के अंदर काम हो गया तो बेहतर है, नहीं हुआ तो फिर से हम बात क्या कहते हैं, तैयारी करेंगे। जैसे कि मैंने अपना सेट किया ड्रीम्स कि आपको या चैलेंज दिया खुद को, तो चैलेंज दिया तो क्या लगता है, मुश्किलें नहीं आई, मुश्किलें आ रही है, डेली आ रही है, पर इसे पूरा किया जा रहा है। और हो सके जिस एक दिन नहीं भी, मान लीजिए नहीं भी अगर आज तक असफल रहता चैलेंज पूरा करने में, फिर भी कोशिश किया जाता और दूसरी बार फिर से शुरू किया जाता, ओके। तो इसलिए असफलता मिलना यानी आप कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं और असफलता को देखकर आप घबराते हैं, तो कहीं न कहीं आप असफल ही हो जाएंगे लाइफ में। तो असफलता मिलने ये अच्छी बात है, आप असफलता को पॉजिटिव वे से लीजिए। यानी अगर आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे से ना लीजिएगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा वही आपको पॉजिटिव वे से लीजिएगा, ओके। तो आप अपने सपनों के लिए काम करें, और हमसे कोई भी अगर आपको काम हो या किसी तरह का काम करना हो, या अपना जो भी है, हमारे कम्युनिटी जो गोल्ड डिगर है, जहाँ पे आज हज़ारों से अधिक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब पर्सन हो, मिलकर अपना जो स्किल्स इन्हांस करते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं अपने अपने समय के अनुसार और पैसा अर्न करते हैं, ओके। तो आप भी हमारे साथ वर्क कर सकते हैं, और मैं बार-बार करता हूँ कि आप पैसे देखकर कोई भी प्रोफेशन में न जाइए। सबसे पहले आप अपने एबिलिटी को सुधारने के लिए कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कीजिए, ओके। तो अगर आपके पास वो जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो उस प्रोफेशन का आपका एबिलिटी आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक पैसा अर्न करने लगेंगे। क्या लगता है, नीट का रिजल्ट जिस दिन आपका नीट का परीक्षा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अगर घोटालाबाजी नहीं हुआ तो आपका नीट का पूरी तैयारी हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप नीट का एग्ज़ाम निकाल ही देंगे कभी न कहीं, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालिए, 2 अटैम्प्ट में निकालिए, 3 अटैम्प्ट में निकालिए, यानी कहीं न कहीं जब तैयारी हो जाएगा तो आप निकाल दीजिएगा, ओके। तो उसी तरह चलिए मिलते हैं। आप अपने सपनों के लिए लगातार काम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और डटे रहिए, और जीवन से हार न मानिए। और हार मानते हैं तो आप ज़रूर माँ बाप को याद कर लीजिए और उनका चेहरा याद कर लीजिए कि आपको किस लिए वो रखे हैं, ओके। और कोई भी गलत काम करने से पहले आप ये याद कर लीजिएगा, तो आप ज़रूर गलत काम करने से बच जाइएगा। अगर
भूलवश कोई गलत काम भी हो जाए तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। और सिंपल सी बात है, कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप गलत काम करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो अगर आप उसे रिग्रेट करते हैं तो इतना काफ़ी है। रिग्रेट कर ले रहे हैं इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं किए और फिर से आप उसे सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप ज़रूर उसे सुधारिएगा। ओके, और ऐसा नहीं कि आप हमेशा समझ सकते हैं जो बड़े लेवल का गलत काम करते हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं आपका एक एज के बाद आप एज ए सीनियर हो जाते हैं और आप में इतने समझने और सोचने की शक्ति आ जाती है 18 साल के बाद। तो आप उस समय अगर कहते हैं भूलवश कोई गलत काम हो गई तो ये आपकी 100% जिम्मेवारी बनती है। ओके, इसमें कोई गार्जियन की कोई दूसरे की जिम्मेवारी नहीं बनती है। जो भी डिसीजन लेते हैं आप 18 साल के बाद आप खुद का डिसीजन होता है, चाहे आप किसी के बहकावे में आके डिसीजन लें या आप जोश में आके डिसीजन लें, ये आपका डिसीजन होता है और उस तरह से हमारा कानून आपको सज़ा देता है। ओके, कानून तो सज़ा देता ही है, आपका घर परिवार समाज सभी सज़ा देते हैं और इसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिएगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस कीजिए। और चलिए मैं बोलता हूँ, अगर भूलवश गलत काम भी अगर आप कर लिए हैं तो उसे आप ज़रूर सुधारिएगा, क्योंकि गलती हमेशा माफ़ की जाती है जो माफ़ी की योग्य हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज डे में, देखते हैं कल का चैलेंज डे कैसा रहता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अगला वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।